नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल मिश्रा और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान शोधम पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 8 जून 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 115, ऑप्शन बी 117, ऑप्शन सी 148 या फिर ऑप्शन डी 172। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 117। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा 2015 को एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया गया, जिसके अंतर्गत 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर सभी देशों द्वारा अर्जेंट यानी त्वरित कार्यवाही की बात कही गई। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र में भारत इस लक्ष्य को पूरा करते हुए 2021 में 117वें स्थान यानी पायदान पर रहा है, जो पिछले साल से 2 पायदान कम है। पिछले वर्ष भारत यानी 2020 में भारत की रैंक 115वीं थी। भारत का ओवरऑल स्कोर इस वर्ष 61.9 है 100 में से। वहीं भारत का स्कोर कम रहने की वजह है SDG 2, 5 और 9। SDG 2 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 बात करता है एंडिंग हंगर और मतलब भुखमरी खत्म करने की और खाद्य सुरक्षा अचीव करने की। वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 बात करता है जेंडर इक्वालिटी की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 9 बात करता है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने की और इनोवेशन की बात करता है। स्टेट वाइज बात करें तो झारखंड और बिहार अपने लक्ष्य को पूरा 2030 में पूरा कर पाने में असमर्थ रहेंगे। वहीं केरला, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ इन लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर हैं। साउथ एशिया में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका भारत से अच्छी स्थिति में यानी कि भारत से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 180 देशों में 168वीं है। और ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है मैंने अगली स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर दिया, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईगल एक्ट जो हाल ही में न्यूज में था ये किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी USA या फिर ऑप्शन डी रशिया। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड पर जो पर कंट्री कैप थी उसको हटाने के लिए इसे रीइंट्रोड्यूस करने की बात कही है और इसे ही ईगल एक्ट कहा जा रहा है। अभी के लिए वीजा जारी करने पर 7% पर कंट्री लिमिट है और अगर ये एक्ट सेनेट से पास होता है तो बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल्स और उनके परिवार जो US में काम कर रहे हैं अच्छे उन्हें फायदा होगा। आसान शब्दों में समझे तो जो दूसरे देशों के लोग जब US में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो US उन्हें ग्रीन कार्ड जारी करता है, एक तरीके का वीजा है। अब फिलहाल के लिए जो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोग जाते हैं उस पर 7% पर कंट्री लिमिट है, तो ये जो ईगल एक्ट लाया गया है ये इसी लिमिट को एलिमिनेट यानी हटाने के लिए लाया गया है, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिप ऑफ टेक्निक जो हाल ही में विकसित की गई इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डेटा रिट्रीवल यानी डेटा की पुनः प्राप्ति, ऑप्शन बी गोल्ड माइनिंग यानी कि सोने की खुदाई, ऑप्शन सी क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी से संबंधित या फिर ऑप्शन डी बायोगैस प्रोडक्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेटा रिट्रीवल। हैदराबाद की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CESL के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी चिप ऑफ टेक्निक का विकसित की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त यानी डैमेज और लॉक्ड स्मार्ट सेलफोन्स होते हैं उनसे इनक्रिप्टेड डेटा को रिट्रीव यानी पुनः प्राप्त किया जा सके। इससे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को क्रिमिनल्स के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में मदद मिलेगी, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम को अपना 6वां नेशनल पार्क मिला, इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कोकराझार नेशनल पार्क, ऑप्शन सी देहिंग पटकाई नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी रायमोना नेशनल पार्क। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क असम का 6वां नेशनल पार्क बना है। असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है उसके अंतर्गत आने वाले कोकराझार में स्थित रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड करके नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। अब बात करते हैं ये नेशनल पार्क का दर्जा दिया कैसे आता है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत यदि किसी राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि कोई एरिया चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भाग हो या ना हो, अगर वो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि यहाँ की जो फ्लोरा और जो फोना है अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है तो राज्य सरकार उसे नेशनल पार्क के रूप में गठित कर सकती है। अभी तक भारत में 103 नेशनल पार्क थे, जो रायमोना नेशनल पार्क के बाद इनकी संख्या 104 हो गई है। वहीं दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको भी नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया जारी है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये असम का 7वां और देश का 105वां नेशनल पार्क होगा, तो इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य द्वारा स्मार्ट किचन परियोजना की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरला।
और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरला। हाल ही में केरल सरकार ने महिलाओं के लिए स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट को शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए सचिव स्तर की एक कमेटी भी गठित की गई है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए कम ब्याज दर पर एक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, वहीं महिलाओं को अपने किचन संबंधी जरूरी चीज़ों को खरीद सकेंगी और इससे उनका घरेलू काम आसान होगा। अभी के लिए इस योजना में 5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो आने वाले समय में बढ़ाया भी जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सेज परियोजना सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, इसकी पहल किस मंत्रालय द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कानून एवं न्याय मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने सेज पहल की शुरुआत की। इसके लिए सेज पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसमें वृद्ध या बुजुर्ग लोग अपने कुछ सेलेक्ट स्टार्टअप से अपनी जरूरत के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्राप्त कर सकते हैं और इन स्टार्टअप्स का चयन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के आधार पर किया जाएगा, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है AMB यानी एम्फोटेरिसिन बी, एक नैनो फाइबर बेस्ड टैबलेट है जिसे हाल ही में IIT हैदराबाद ने विकसित किया है। आपको बताना है इसे किस बीमारी को ठीक करने के लिए विकसित किया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी कोविड-19, ऑप्शन सी कालाजार, या फिर ऑप्शन डी म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालाजार। हाल ही में IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने नैनो फाइबर बेस्ड ओरल टैबलेट्स एम्फोटेरिसिन बी विकसित की है और ये पहली बार है जब कालाजार के उपचार के लिए एम्फोटेरिसिन बी को नैनो फाइबर ओरल टैबलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए एम्फोटेरिसिन बी का इस्तेमाल म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के उपचार में भी किया जा रहा है, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 जून 2021 को इनमें से कौन सा दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट डे यानी सतत विकास दिवस, ऑप्शन बी जेंडर इक्वालिटी डे यानी लैंगिक समानता दिवस, ऑप्शन सी क्लाइमेट एक्शन डे यानी जलवायु कार्यकर्ता दिवस, या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून 2021 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चर, मार्केट रीच, टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास में अपना योगदान करना है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2018 में की गई थी और यह दिवस खाद्य जनित रोगों को रोकने, उनका पता लगाने तथा उनको प्रतिबंधित करने में मदद के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ष इसकी थीम सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो रखी गई है, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध, या फिर ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीमराव रामजी अम्बेडकर। हर साल भारत में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि का प्रतीक है। बात करें महापरिनिर्वाण की तो ये बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों एवं लक्ष्यों में से एक है और इसका अर्थ है मृत्यु के बाद निर्वाण, यानी जो शरीर त्याग देने के बाद निर्वाण की उपलब्धि को दर्शाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में मृत्यु को ही मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है और डॉक्टर BR अम्बेडकर का बुद्ध और उनका धम्म पूरा करने के कुछ दिनों बाद 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया था। भारत में अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के उन्मूलन में उनके योगदान के कारण उन्हें बौद्ध गुरु माना जाता था और उनके अनुयायियों और समर्थकों का मानना है कि अम्बेडकर भगवान बुद्ध के समान ही प्रभावशाली, पवित्र एवं सौभाग्यशाली थे और यही कारण है कि अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूटेंट आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा सबसे मुख्य ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषक इनमें से क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्लैक कार्बन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी वाटर वेपर। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन एक प्योर कार्बन होता है जो जीवाश्म यानी फॉसिल्स एवं अन्य जैव ईंधनों बायोफ्यूल्स के अपूर्ण दहन यानी इनकम्प्लीट कंबशन, ऑटोमोबाइल तथा कोल बेस्ड पावर प्लांट यानी कि कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाला एक पार्टिकुलेट मैटर यानी पोल्यूटेंट एक प्रदूषक है और ये अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक हैं जो इमिशन उत्सर्जन के बाद कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताह तक वातावरण में रहता है। वातावरण में रहते हुए ये इंसोलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हीट में यानी ऊष्मा में परिवर्तित
परिवर्तित कर देता है। और हाल ही में एरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी इंस्टीट्यूशन है, उसके वैज्ञानिकों ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, IIT कानपुर और इसरो की स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी के साथ मिलकर एक पैमाना मास एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन विकसित किया है, जिसकी मदद से हिमालय क्षेत्र में ब्लैक कार्बन की उपस्थिति का सही आकलन करना संभव हो सकेगा। तो इसे याद रखिएगा। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।